Hello student, welcome to class 11. Today we are going to start the first chapter of class 11 chemistry, that is the some basic concept of chemistry. We have to complete this chapter. देखिए केमिस्ट्री में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि टॉपिक समझना, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझना एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल, बिकॉज इट्स ए न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को सीखना है द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वी हैव टू नो, वी हैव टू कंप्लीट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसके बारे में लिटिल बिट नॉलेज हम लोग क्लास 9 में भी लिए थे। उसी का जस्ट और दो लॉ और जस्ट एक्स्ट्रा हैं जिसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अगर आप एनटीएससी लेवल के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन किए थे तो फिर वो लॉ भी आप कंप्लीट किए होंगे, बट फिर भी इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों को अच्छी तरह से सीखना है। नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड द मोल कॉन्सेप्ट, जो क्लास 9 में सीखे, बट इसमें उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और उसके ऊपर डिटेल नॉलेज लेना है आप लोगों को। Determination of the molecular formula, this is very important. There are two types of formula we are going to learn here. The first one is the empirical formula, another is the molecular formula. दोनों का हम लोगों को डिटेली सीखना है। And the fourth one is the calculation based on the chemical equation and the limiting reagent. We have to know the stoichiometric coefficient, stoichiometric equation, and based on this stoichiometric equation and limiting reagent, we have to find lots of numerical problems. We have to solve lots of numerical problems because this chapter is very important for the board examination, means class 11th examination, as well as for the competitive examination like JEE or NEET. So you have to prepare that very well. You have to prepare this chapter by thoroughly and solve numerical problem according to, you have to solve numerical problem according to that. Okay, so let we start the first chapter and the first topic here, the law of chemical combination. Okay, we are going to start the portion law of chemical combination. देखिए law of chemical combination को अगर स्टूडेंट सीखना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि 17th सेंचुरी में क्या चल रहा था। 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि how we going to convert one substance to another substance through chemical reaction, और उसके ऊपर बेस करके साइंटिस्ट कुछ लॉ बनाए एंड डिफरेंट साइंटिस्ट गिव सम लॉ, और जिस लॉ को हम लोगों को सीखना है। वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस पोर्शन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 4 लॉज आर हियर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिटेली हम लोग सीखेंगे। The first one is the law of conservation of mass, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। Law of constant proportion, law of multiple proportion, and the last one is the law of reciprocal proportion. सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहां पर ये 3 लॉ। देखिए ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, इसको सीबीएसई इंक्लूड नहीं किया है, बट हाँ एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ऑब्वियसली हम लोगों को ये चैप्टर डिटेली सीखना है, तो ये लॉ को भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए 1774 में द फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, Lavoisier first gives this law. And why he is called the father of chemistry, modern chemistry? Because his calculation, his invention helps to lot of identification in the modern chemistry. So that is why he is called the father of chemistry. Now what he says, according to his law, during any type of physical or chemical change, the total mass of the product remain equal to the total mass of the reactant. चलिए इसको डिटेली हम लोग समझते हैं।
सपोज सोचिए एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, राइट बेटा? So according to his law, the total mass of the reactant is total mass of the product. कैसे? जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज सोचिए मैं अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मैं अगर रिएक्शन करता हूं, सो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट बेटा? तो कार्बन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 12। व्हाट इज द molecular mass of oxygen? That will be 32। 16 into 2 32। टोटल कितना आया? टोटल आया यहाँ 44। So 44 is the mass of the reactant, because left hand side portion they are the reactant and the reactant react with each other to form the product. And what is the mass of the CO2? 12 plus 16 multiplied by 2. So what will be the mass? That also been 44. Clear beta? So here the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Hence this law will prove here. So according to the law of conservation of mass, the total mass of the reactant become equal to the total mass of the product. चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके बेस में हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन मिले। चलिए स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड और भी प्रॉब्लम मैं असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा, एंड यू हैव टू सॉल्व असाइनमेंट रेगुलरली। ओके, so the question is here, when 20 gram of sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate is heated, 12.62 gram of sodium carbonate and 5.24 gram of carbon dioxide is produced. How many grams of H2O is produced? We have to calculate the mass of the H2O by this reaction. Reaction क्या होता है? अगर NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है, इट विल प्रोड्यूस Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, जो हम लोग जानते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, इसमें देखिए मास कितना दिया गया है। व्हाट इज द मास गिवन हियर? मास ऑफ द NaCO3 इज गिवन हियर 20। क्लियर बेटा? Mass of the NaCO3 is given here 20. What is the mass of the Na2CO3 is given? Na2CO3 का मास कितना दिया है? 12.62. Clear? What is the mass of CO2 is given here? 5.24. So you have to find the mass of H2O. Now what is the formula here? We know that the mass of the reactant is equal to mass of the product. Obviously we know according to the law of the conservation of the mass of the reactant is equal to mass of the product. So 20 is equal to, मैं लिख सकता हूं 12.62 plus 5.24 plus इसका अगर मास में x ले लेता हूं, so you have to find this mass of the x, and the mass of the x is here 2.14 gram. In the same way you can solve lots of question, and I am going to give some question in the assignment. Okay student, now we are going to read out the portion law of constant proportion, and this law is given by Proust in the year 1799. चलिए इस लॉ को सीखते हैं हम लोग। देखिए इस लॉ में क्या बोला गया है? when any chemical compound is formed, it always consists of same element combined together to form the same proportion by the mass. चलिए एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं। जैसे सपोज सोचिए मैं वाटर को लेके अगर आप लोगों को समझाऊं, इसमें देखो वाटर जब बनता है, इसमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मास कितना है? हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 2 atom is here, so the mass will be 2 here, 1 into 2. And in case of oxygen, what is the mass here? 16. So the ratio is here 1 is to 8. Clear?
So whenever 1 gram hydrogen react with 8 gram of oxygen, it will always produce water. भले वो वाटर आप कहीं से भी कलेक्ट कर लो, यू कैन कलेक्ट दिस वाटर फ्रॉम द रिवर, यू कैन कलेक्ट दिस वाटर फ्रॉम द टैप, you can collect this water from the ocean. Whenever the water will form, the ratio of hydrogen and oxygen in form of mass that will remain constant. मैं अगर और एग्जांपल लेके समझाऊं, सपोज सोचिए कि कार्बन एंड ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है, क्या बन सकता है? अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 मिलेगा, जानते हैं आप, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO मिलेगा, राइट बेटा? चलिए CO2 एंड CO का मास का एक बार रेशियो निकालते हैं, CO2 एंड CO का मास का एक बार रेशियो निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए जब मैं CO2 के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं फॉर CO2, what is the ratio of carbon is to oxygen? What is the ratio of carbon is to oxygen? देखिए कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, because 2 oxygen atom is here, so the ratio is in here 3 is to 8. So when carbon and oxygen bind in the ratio of 3 is to 8, it always form carbon dioxide. In case of carbon monoxide, what is the ratio of carbon and oxygen? What is the ratio of carbon and oxygen? It will be 12, it's to 16. One oxygen atom is here. So what is the ratio here? 3 is to 4. क्लियर बेटा, समझ आ रहा है? तो when 3 gram carbon reacts with 8 gram of oxygen, it will always produce carbon dioxide. And when 3 gram carbon react with 4 gram of the oxygen to produce carbon monoxide, and this ratio will always be constant, which is says in this law. तो आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व करना है कि आपको देखना है कि दोनों जो कंपोनेंट दिया गया या तीन जो रिएक्शन दिया जाएगा उसमें रेशियो क्या दिया गया है, उस रेशियो में जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का एक रेशियो आपको बनाना है और उस रेशियो को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ दिस रेशियो विल बी फिक्स इन नेचर, क्योंकि आपको एक ही कंपाउंड का रिलेशन दिया जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। When 50 gram of ammonia is heated, it gives 41.18 gram of nitrogen, and when 10 gram of nitrogen is combined with required amount of hydrogen, it will produce 12.14 gram of ammonia. Show that the given data follows the law of constant proportion. देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो वे में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले तो केस 1 आपको दिया है, सबसे पहले आपको फर्स्ट केस दिया गया है। फर्स्ट केस में आपको क्या दिया गया है? व्हाट इज द मास ऑफ द अमोनिया इज गिवन 50। क्लियर बेटा? अब इस 50 में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है 41.18। क्लियर? अब ये जो 41.18 प्रेजेंट है इन द 50 ग्राम ऑफ एमोनिया, इसका परसेंटेज कैलकुलेशन कर लीजिए। परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 100% में कितना प्रेजेंट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग बिकॉज मेरे पास राइटिंग पैड अभी नहीं है, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज दैट। तो just try to understand that 41.18 divided by 50 into 100%. So this is the percentage here, and the percentage will come around, what will be the percentage? 82.36, like that the answer will come.
ठीक है, चलिए केस 1 तो हमारे पास सॉल्व हो गया। चलिए केस 2 में क्या दिया गया है मुझे, केस 2 में क्या दिया गया है, देखिए केस 2 में दिया गया 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड टू विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द 12.14 ग्राम ऑफ ammonia. So 10 gram nitrogen present in 12.14 gram of ammonia. What will be the percentage here? Multiplied by 100%, you can calculate that. So it also come 82.36%. It also come 82.36%. अब दोनों केस में अगर नाइट्रोजन, ये भी मैं नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन किया, समझ आ रहा है बेटा, ये भी मैं नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन किया। अगर दोनों केस में नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर इक्वल आ रहा है, सो दैट मींस द रेस्ट ऑफ द परसेंटेज, अगर 100% कंपाउंड अमोनिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर है 82.36%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 100 माइनस 82.36, क्लियर बेटा, इसके लिए भी 100 माइनस 82.36, so percentage of nitrogen and percentage of oxygen will be equal, so this will says in the law of constant proportion। आप ऐसे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को दोनों को परसेंटेज कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरे वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरे वे में अगर तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले 50 ग्राम आपको एमोनिया दिया गया है, जिसमें से नाइट्रोजन कितना है 41.18, क्लियर बेटा, तो हाइड्रोजन कितना होगा, बिकॉज एमोनिया इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमोनिया, द फॉर्मूला ऑफ एमोनिया इज NH3, so it will form by the combination of nitrogen and hydrogen, so if 41.18 is nitrogen, must be 50 minus 41.18, that will be hydrogen. What will be the answer here, 8.82, 8.82, that will be the answer। चलिए अब इस केस में आपको करना क्या है, you have to form the ratio of nitrogen is to hydrogen, you have to form the ratio of nitrogen is to hydrogen, and what will be the ratio here, 41.18, 41.18 is to 8.82। नाउ इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों में से छोटा कौन सा है, दोनों में से छोटा कौन सा है 8.82, तो उससे दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब 41.18 को भी 8.82 से डिवाइड करो एंड 8.82 को भी 8.82 से डिवाइड करो। मैं अगर डिवाइड करूंगा इसको 41 पॉइंट, देखिए 41.18 it will be 4.67 is to 1, so nearly equal to, इसको मैं अगर मान लूं कि 4.67 है, इसको अगर मैं 5 मान लेता हूं, so the ratio will be 1, मान तो नहीं सकते 4.67 है, इसको हम लोग 4.67 ही लेके कैलकुलेशन करेंगे। चलिए 4.67 is to 1 लेके कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये 4.67 इन द सेकेंड केस में भी मेंटेन हो रहा है, 4.67 is to 1, ये केस अगर मेंटेन हो रहा है, सो द लॉ विल प्रूव। चलिए प्रूव करके देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है मुझे, इन केस ऑफ सेकेंड केस क्या दिया गया बेटा मुझे, देखिए इसमें नाइट्रोजन का मास कितना दिया गया है सेकेंड केस में, द मास इज गिवन हैज 10, mass of the ammonia is given as 12.14, so what is the mass of hydrogen, that will be 2.14, समझ आ रहा है, क्योंकि बस एमोनिया के मास से नाइट्रोजन का मास को माइनस कर दो, जो मास आ जाएगा सो दैट इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन। अब इसका रेशियो निकालो, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, वही फॉर्मूला फॉलो अप करना है आपको, मैंने क्या बोला था 10 is to 2.14। अब ध्यान से देखिए दोनों में से छोटा कौन सा है 2.14, दोनों से इसको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करके देखेंगे
उसमें आंसर कितना आया था 4.67। इस टू 1 कैसे किया मैंने 10 को भी 2.14 से डिवाइड किया, 10 को भी 2.14 से डिवाइड किया और 2.14 को भी 2.14 से डिवाइड किया क्योंकि 2.14 छोटा है, इसके कारण से मैंने डिवाइड किया। तो इसमें रेशियो आ गया देखो 4.67:1। पहले भी रेशियो था 4.67:1, अभी भी रेशियो मेंटेन हो रहा है 4.67:1। तो दोनों रेशियो सेम है, दैट मीन्स द मास का जो रेशियो मेंटेन हो रहा है फॉर द एलिमेंट्स दैट विल बी सेम। सो दिस विल प्रूव द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हो, दोनों का परसेंटेज, कोई भी एक कंपोनेंट का परसेंटेज दिखा दो कि दिस परसेंटेज विल बी इक्वल, या फिर दोनों का आप रेशियो निकाल के भी दिखा सकते हो। दोनों के लिए आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका चॉइस है आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा,